हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आज हम अपने बात करने वाले हैं क्लास 12 के समाज शास्त्र का चैप्टर नंबर 5। सिलेबस डिस्कस करते टाइम मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर जो 4 है वो डिलीटेड है सीबीएसई बोर्ड में। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम गोविंद शर्मा और मैं आपको समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप ये कराने वाला हूं। जो ये वीडियो रहेगी ये हमारी 2 पार्ट में रहेगी। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, बस हम अपना पेन ले लें और फिर बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में रहने वाली है, यानी कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों ही बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिए और अपने चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सामाजिक विषमता। तो सामाजिक विषमता ही क्या चीज है? सामाजिक यानी कि समाज, विषमता यानी कि बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के लोग रहने। ठीक है, उनका अलग अलग दिनचर्या है, अलग अलग रहने का तरीका है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में विभिन्नता देखने को मिलती है, उसी को हम विषमता कह सकते हैं। ठीक है, और यही विषमता जब आगे और भी ज्यादा रूप में बढ़ जाती है तो वही बहिष्कार का, भेदभाव का, इन सभी का रूप ले लेती है। तो आज इसी चैप्टर में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि सामाजिक विभिन्नता कहां कहां हमें कैसे कैसे देखने को मिलती है। जैसे हमें महिलाओं के आधार पर दिखती है, जिसमें कह सकते हो लिंग के आधार पर सामाजिक विषमता देखने को मिलती है, जाति के आधार पर देखने को मिलती है, जनजातियों के साथ में भेदभाव, इसके अलावा जो हमारे पास में हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके साथ में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है भेदभाव जैसी चीजें। ठीक है, तो आज इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज हमारे लिए चैप्टर रहने वाला है, तो आइए थोड़ा सा इसी के ऊपर नजर डालते हैं। तो जब से पहले हम क्या बात करते हैं, अपने अध्याय की समझ की बात करते हैं कि आखिर चैप्टर कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि हम अक्सर अपनी डेली की लाइफ में इन सब चीजों का कहीं ना कहीं देखते हैं, लेकिन उसको अनुभव भी करते हैं, लेकिन हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। जैसे हमने कई बार क्या देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसके अलावा जो घरों में काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे, नौकर देखने को मिल जाते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, ढाबे पर काम करने वाले दिख जाएंगे, लेकिन हम उन सब चीजों को डेली देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यही कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता, सामाजिक विभिन्नता, ये सब देखने को हमें मिल जाती है अपने आसपास के जीवन में। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या देखने को मिल जाता है कि जो नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनसे थोड़े से बड़े बच्चे कहीं ना कहीं कहां जा रहे हैं, बैग टांगे हुए स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें एक तरफ से इंगित कर देती हैं कि हमारे पास में क्यों उन बच्चों को वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, और क्या कारण है कि इन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और कुछ को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को लिए हम लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, नजर डालते हुए चलेंगे। अब इसी में क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास में रोजाना जो घटित होता रहता है, ठीक है, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं, या फिर हम कैसे बदलाव लाएं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं हमारे पास में असमानता और बहिष्कार को हम कभी कभी क्या करते हैं, अपरिहार्य नहीं मानते, इसके अलावा उसको हम न्याय संगत भी मानने लगते हैं। जैसे हम उसको क्या करते हैं, वैलिड तरीके से उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर योग्यता नहीं होती। ठीक है, या फिर वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते हैं। वो जो गरीब हैं तो वो कह रहे हैं कि उनके पास में योग्यता नहीं है इसलिए गरीब है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, हम उसको न्याय संगत भी मान रहे हैं कि ये लोग इसीलिए क्या है, गरीब है। ठीक है, और ऐसा ही मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं कि यही कारण है, इसी वजह से ये लोग गरीब है। ठीक है, मेहनत नहीं करते या फिर अपनी कह सकते हो स्किल्स का प्रयोग नहीं करते, योग्यता नहीं है। ठीक है, तो अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वह
जहां आज है वहां नहीं होते, यानी कि जिस स्थिति में वो आज मौजूद है, अगर वो अपनी बुद्धि का यूज करते, मेहनत करते और ज्यादा, तो वो आज यहां नहीं होते। ऐसा हम कहीं ना कहीं न्यायोचित मानते हैं, ठीक है। और इसी चीज में क्या आता है हमारे पास में, जैसे जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं वही सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, जबकि बात यह है आप जो सबसे ज्यादा निम्न समझे जाते हैं समाज के अंदर, वो वही सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। लेबर देख लीजिए, ठीक है, मेहनत कितनी ज्यादा कर रही है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति वहीं की वहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि दक्षिण अमेरिका में एक कहावत है कि यदि मेहनत सबसे अच्छी चीज होती, बहुत ही बढ़िया होती, उससे अमीर बना जाता, ठीक है, तो जितने भी अमीर वर्ग हैं वो क्या करते, अपने पास ही इसको बचा कर रख लेते, ठीक है। तो वो कह रहे कि अगर अमेरिकी कहावत है, वही चीज है, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। लेकिन हमारे पास में जो समाज के अंदर देखते हो, चाहे खुदाई का काम हो, चाहे पत्थर तोड़ने का, ये सभी कहीं ना कहीं शारीरिक मेहनती काम होते हैं, लेकिन फिर भी देखो कि जो गरीब है वो आज भी गरीब ही रहते हैं, जबकि मेहनत भरा काम सारा का सारा शारीरिक मेहनत वही लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को इसमें मिलती हैं कि अगर मेहनत से ही सब चीजें हो रही होती तो फिर शायद आज कोई गरीबी नहीं होता, ठीक है। तो वो ये चीज मानना है। अब आता है हमारा सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है। ये आपसे पेपर में एक तो हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे है, तो सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित होती है। तो इसीलिए है सामाजिक विषमता, क्योंकि ये क्या है, एक इंडिविजुअल से नहीं है संबंधित, जबकि पूरे के पूरे समूह, समुदाय, जिसको आप कह सकते हो ग्रुप, इन सब से रिलेटेड होती है। इसी वजह से ये क्या है, आपकी सामाजिक है, ठीक है, यानी कि विषमता है। तो सामाजिक है क्योंकि आर्थिक नहीं है, इसका आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है। यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होना है, यानी कि दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, समाज और आर्थिक असमानता, ये दोनों ही एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तीसरा आता है, यह व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हर तरीके से कहीं ना कहीं इसको क्या कर रखा है, सिस्टमैटिक तरीके से लेकर चला जा रहा है, ठीक है। सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप होता है, ऐसा नहीं है कि सामाजिक असमानता हो रही है तो उसका कोई स्वरूप नहीं है, बिल्कुल उसका स्वरूप है, उसको एक साथ ही कहीं ना कहीं लेकर जाया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कह सकते हो सामाजिक विषमता, जो हमारा चैप्टर भी, ठीक है। तो ये बोर्देई के अनुसार क्या क्या चीजें, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास में हमें धन देखने को मिलता है, संपदा देखने को मिलती है, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य और शक्ति जैसी जो मूल्यवान चीजें होती हैं वो कुछ व्यक्तियों के पास में हमें देखने को मिलती हैं। और जबकि दूसरों के पास में उन सब चीजों का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। एक के पास बहुत ज्यादा, एक के पास में इन सब चीजों की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो सामाजिक संसाधन जो पूंजी है उसके तीन रूप में उसको विभाजित किया जाता है। तीन कौन कौन से हैं, नंबर एक आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और तीसरा सामाजिक पूंजी। अब आता है कि आर्थिक पूंजी में क्या है, तो आर्थिक पूंजी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारा जितनी भी हमारे पास में भौतिक संपत्ति होती है, जैसे हमारा घर है, मकान है, प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हो, ये सब चीजें क्या होती है, हमारी भौतिक संपत्ति में आती हैं, ठीक है। जो हम कहीं पर नौकरी करते हैं तो वो भी जो हमारे पास में आय आ रही है, इनकम आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं हम आर्थिक पूंजी में लेकर चलते हैं। अब आता सांस्कृतिक पूंजी में क्या है, तो सांस्कृतिक पूंजी में हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ठीक है, हमारी शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, क्या आपने शिक्षा के रूप में महारत हासिल करी है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, सांस्कृतिक पूंजी होती है। अब आता है हमारा सामाजिक पूंजी, तो सामाजिक संगतियों संपर्कों के जाल के रूप में, यानी कि सामाजिक पूंजी क्या है, जो हम समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो हमारे संबंध एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, क्या चीजें हैं जो हम अपने समाज के अंदर निर्धारित करते हैं, ये हमारी क्या होती है, सामाजिक पूंजी होती है। समाज के अंदर हमारा व्यवहार, दुर्व्यवहार, अच्छाई, बुराई, ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे के साथ में हमारा रिलेशंस कैसे हैं, ये सब हमारी क्या होती है, सामाजिक पूंजी होती है।
और पूंजी आपस में क्या होती है, मिली जुली होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तो अलग है लेकिन इसके बाद में भी क्या होता है, इनमें मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है, और इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। और एक समाज के अंदर ये तीनों क्वालिटी भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, इनमें एक दूसरे के साथ में मिक्सअप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति है जिसके पास में भौतिक संपत्ति भी अच्छी है, प्रतिष्ठा भी अच्छी है और समाज के अंदर उसकी रिलेशन भी अच्छी है, तो वो तीनों क्वालिटी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो एक दूसरे से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और आप आपस में क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मिले जुले होते हैं, जिसको कह सकते हो मिक्सअप, ठीक है ना, वो हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपना कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच ही सामाजिक विषमता कहलाती है। अगर आपसे एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाए कि सामाजिक विषमता क्या है, तो सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच, यही तो सामाजिक हमें क्या देखने को मिलती है, विषमता, ठीक है। अब आता है हमारे पास में टॉपिक सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण यानी कि इसमें क्या कर दिया, लेवल के अनुसार इन चीजों को बांट दिया गया है, ठीक है। तो वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, यानी कि क्या कर रहे हैं कि उसको समाज के अंतर्गत वर्गीकरण देखने को मिलता है, उसी चीज को वो आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे यदि क्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देते हैं कि हमारे साथ में दूसरों के रिलेशन क्या है, ठीक है, दूसरों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे स्तरीकरण को निर्धारित करते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण के कितने स्वरूप होते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं 3। तो सामाजिक स्तरीकरण के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1 आपका आता है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता भी है। कि जो सामाजिक स्तरीकरण है ये क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ हम व्यक्तियों की बात नहीं करेंगे, इसमें पूरा का पूरा समाज सम्मिलित होता है। पूरा का पूरा जो समाज होता है वही इसको वैलिडेशन का काम करता है, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके अंतर्गत हमें सामाजिक स्तरीकरण ना मिल रहा है, जिसमें हमें लेवल्स देखने को ना मिलते हो, ठीक है। तो पाई जाने वाली व्यवस्था ही है जो क्या कर रही है, सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणी में असमान रूप से बांटते हैं। क्यों असमान रूप से बोला है यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें क्या होता है कुछ लोगों के पास में बहुत सारी धन संपदा, शिक्षा, ये सब चीजें देखने को मिल रही और कुछ के पास में ना के बराबर भी है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसको असमान रूप से आपको दिखाया हुआ है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसको कह सकते हो आप वंशानुक्रम, यानी कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो क्या होता है, वंश आधारित होता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वो क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसको कह सकते हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, बना ही रहता है। और इस जैसे जाति व्यवस्था में होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है चीजें। सेम उसी तरीके से जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है, ठीक है। और वही चीज आ जाती है कि जाति की जो विशेषताएं थी वो सभी चीजें इसी के अंदर शामिल होती हैं। तो एक दलित पारंपरिक व्यवसाय जैसे खेती, हर मजदूर सफाई कर्मी या चमड़े का काम करने वाला अपने कार्य से ही बंधकर रह जाता है। तो इसके अंतर्गत यही है कि स्तर क्या बना दिया है कि जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई रखे हैं, जो चमड़े का काम करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ चमड़े का ही काम करके रह जाता है, ठीक है। तीसरा, इसी में जो बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, कि उसके पास ऊंची तनख्वाह वाली व्हाइट कॉलर जॉब या फिर पेशेवर नौकरी के अवसर बहुत कम होते हैं। तो वंशानुक्रम बांट दिया, जब जाति के आधार पर ही बांट दिया है, ठीक है, तो उसके काम तक को बांट दिया है। तो उसी वजह से क्या हो पाता है कि जो भी उसके पास में बढ़िया नौकरी नहीं मिल पाती उसको, जो व्हाइट कॉलर जॉब जिसको कह सकते हो अच्छी जॉब, ठीक है ना, वो नहीं मिल पाती, वो वहीं पर जो अपने निर्धारित कर दिए गए काम है, निम्न काम, उन्हीं तक वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। ऊंचे लेवल जहां पर उसको अच्छी सैलरी मिले वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और ये पहुंचने के पीछे कारण क्या है, कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता देखने को मिलती है, सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है कि उसको वो अवसर ही नहीं दिए गए जिससे वो पहुंच पाए वहां पर। तो सामाजिक असमानता का पक्ष अंतर विवाह प्रथा भी देखने को मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, अन्य जाति में नहीं करते। तो ये क्या चीजें हैं, कहीं ना कहीं स्तर ही तो बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हो कि हम जो
लोग होते हैं उसको अपनी ही जाति में शादी करने के लिए क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं विवश कर देते हैं या फिर उसको सीमित कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये वंशानुक्रम आगे चलता रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट या फिर तीसरा स्वरूप। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं अपने विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन। देखो कोई भी विचार हो, कोई भी आपकी चीजें हो, उसको जब तक विश्वास ना कर लिया जाए, जब तक उसको समर्थन ना मिले, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो सेम वही चीज है, सामाजिक स्त्रीकरण कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक नहीं चल सकती, जब तक कि व्यापक तौर पर यह ना मान लिया जाता हो कि वह या तो न्याय संगत है या फिर अपरिहार्य है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं विश्वास कराया जाता है, उसके ऊपर विश्वास कर लिया जाता है कि यही सिस्टम है जो आगे तक चलता रहेगा। हम लोग कई बार अपने आम जीवन में भी देखते हैं कि अगर हम उसमें बदलाव करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, ये तो ऐसा ही चलते हुए आ रहा है तो ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जाति व्यवस्था को धार्मिक किया, जैसे कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर विभाजन कर दिया गया। ठीक है, उसको क्या कर दिया हमने, शुद्धता कर्मकांडीय जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार शुद्धता अशुद्धता के आधार पर उसी को न्यायोचित मान लिया कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, उसको वैलिडेशन देने का काम करा है। ठीक है, चैप्टर इजी है, समझने लायक है, आराम से करा जा सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक पूर्वाग्रह। तो देखो पूर्वाग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हमारा पूर्व जमा आग्रह। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो यानी कि हमने कोई भी विचार, कोई भी धारणा जो हमने पहले से ही बना ली है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी समुदाय के बारे में, अब उसके बारे में हम कोई भी, हमारे को चाहे प्रूफ दे दीजिए, हमने कोई भी जांच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बस डायरेक्ट हमने उसको अपने मानसिक में मान लिया है। ठीक है, कि ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता आया है। ठीक है, तो पूर्वाग्रह वही होता है जिसमें क्या होता है कि एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। ठीक है ना, इस शब्द का अक्षर अर्थ क्या होता है, परिवर्णीय होता है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। यानी कि हमने पहले ही मान लिया, जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है ना, तो उसमें क्या पहले ही मान लिया कि ये चीज ऐसे ही है, तो हम तो पहले ही दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम पूर्वाग्रह। ठीक है, जैसे हमने मान लो कि किसी समुदाय के बारे में, किसी भी जिसको कह सकते हो लिंग के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है, वो सब चीजें इसी में शामिल हो जाती है कि हमने पहले से विचार बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत, चाहे उसको कितनी ही सबूत दे दो, लेकिन वो वही बातें मानेगा जो उसको सुनी सुनाई बातें होती है, उसी के ऊपर क्या कर लेगा, अपना विचार विमर्श, जिसको कह सकते हो विश्वास, इतना ज्यादा सुदृढ़ कर लेगा कि मैंने जो सोच लिया, जो मैंने सुना था वही चलेगा, बस इसके अलावा कोई प्रूफ दे दो कोई मानने को तैयार नहीं। ठीक है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भी ले जाता है, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ भी ले जाता है। ठीक है, किसी के बारे में अगर हमने सकारात्मक रूप से सोच लिया है तो हम चाहे कितना ही उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बोल लें, वो हमेशा क्या रहेगा, सकारात्मक ही सोचेगा उसके बारे में। और किसी के बारे में हमने अगर नेगेटिव पॉइंट ही सोचे तो हम कितने ही पॉजिटिव सबूत तक दे दो लेकिन नहीं मानने को तैयार। यही क्या होते हैं, हमारे पूर्वाग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जातीय समूह के सदस्य से श्रेष्ठ मान सकता है। ठीक है ना, कि कोई भी एक जाति का है तो वो अपने सदस्यों, जो जाति के सदस्य उसको तो अच्छा मानेगा, लेकिन दूसरे के जो होंगे चाहे उसको कितना ही प्रूफ दे दिया जाए, लेकिन नहीं, वो हमेशा अपने ही जाति के लोगों को क्या मानेगा, समूह को श्रेष्ठ मानेगा दूसरे समूह के उससे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूर्वाग्रह। अब आता है हमारा टॉपिक रूढ़ धारणाएं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रूढ़ धारणाएं क्या है, तो रूढ़ धारणाएं जिसको कह सकते हो ऐसे लोक विश्वास या कोई भी अचल विचार या ऐसी भावना जो सामान्य शाब्दिक तथा संवेग युक्त हो और समूह स्वीकृत हो, वह रूढ़ धारणाएं कहलाती हैं।
ठीक है, पूर्वाग्रह से थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी हमने ऐसा लोक विश्वास जो प्रचलित हो गया, ठीक है ना, उसी को हमने क्या मान लिया, रूढ़ धारणा है। ज्यादातर ये क्या होती है, जो भी निर्जातीय लोग है, पहचान से आधारित होती है, महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको क्या कर लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत जैसे देश में क्या होता है, जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है। किसका उपनिवेश रहा है, तो ये रहा है हमारे ब्रिटेन का। ठीक है, तो ब्रिटेन का क्या रहा है, उपनिवेश रहा है। ठीक है, तो कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक ही देन है, वहीं से चलते हुए आ रहे हैं वो विचार, वो आज तक हमारे भारतीय समाज में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ समुदाय को वीर प्रजाति का संज्ञा दी गई, ये तो प्रजाति क्या है, हमारे जो जातियां हैं वो बहुत ज्यादा वीर थी। ठीक है ना, इस तरीके से अब वो रूढ़ धारणा पहले से ही बनी हुई आ गई। ठीक है ना, सी गई। तो कुछ को कायर या फिर पौरुषहीन और कुछ को दगाबाज कहा गया, तो वो आज से हमने क्या बना लिया, रूढ़ धारणा बना लिया। अब चाहे वो आज ना भी हो, ठीक है, जैसे मान लो कि कहते हैं अगर किसी को वीर बोला गया तो वो शायद अब ना हो, लेकिन फिर भी रूढ़ धारणा बनी हुई है। किसी को कायर उस टाइम पर बोला हो, वहां की परिस्थिति अलग होगी, लेकिन आज भी उसको कायर के नाम से ही या फिर कायर के चीजों से संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही किसी को हमने क्या किया, दगाबाज, धोखेबाज जिसको कह सकते हो, उस टाइम पर अगर करा हो, लेकिन आज तो नहीं हो, चाहे वो आज कितनी ही लॉयल्टी अपनी पेश कर दे, लेकिन फिर भी हमने रूढ़ धारणा जो बना ली है मस्तिष्क में वही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होती है, आपकी रूढ़ धारणाएं काम करती हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं की कथाओं में हम कई बार पाते हैं कि किसी पूरे के पूरे समुदाय को आलसी या चालाक कहा जाता है। जैसे मैंने बचपन में कहानियां भी सुनी थी, चालाक लोमड़ी। अब मान लो हर लोमड़ी थोड़ी चालाक होगी, मान लो कोई नहीं होगी तो फिर क्या ही करोगे। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, ये चीजें संबोधित कर दी जाती हैं, इसको कह सकते हो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। यह सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समुदाय या फिर किसी समय पर आलसी, चालाक, बहादुर, कायर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय ही रहें। ठीक है, जैसे एक कहानी पढ़ी थी ना, वो कौन सी थी, जिसमें खरगोश और उसकी रेस होती है कछुए की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कछुआ जीत जाता है, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होगा। अरे उस टाइम की परिस्थिति थी कि वो खरगोश सो गया, आज का खरगोश नहीं सो रहा, तो क्या होगा, तो हम क्या देंगे, हर बार क्या होगा, कछुआ जीतेगा, नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये रूढ़ धारणाएं काम करती हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं पूरे समूह को एक समान श्रेणी में क्या कर देती है, स्थापित कर देती है। वो पूरा का पूरा ग्रुप ही मान लिया जाता है। जैसे वो कहानी जो सुनी थी, जिसमें हर बार क्या होता था, अब जब भी सोता है तो कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो उसी तरीके से, तो ऐसा तो नहीं कि हर बार ही कहीं ना कहीं हमारा खरगोश हार जाए। ठीक है, तो लेकिन वो उसी चीज के ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही होती है, तो और बाकी चीजों को क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सामाजिक अपवर्जन या फिर बहिष्कार। तो सामाजिक अपवर्जन कहो या फिर बहिष्कार कहो, तो उसका मतलब ही क्या है, तो सामाजिक बहिष्कार जो है वो क्या है, ऐसे तौर तरीके होते हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में घुलने मिलने से रोक दिया जाता है, उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सामाजिक अपवर्जन या फिर बहिष्कार होता है। किसी चीज का बहिष्कार कर देना, बॉयकॉट कर देना कि अब हमें इसको संबंधी नहीं रखने, इस तरीके से ये क्या होता है, वर्क करता है। तो यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। कि एक जनसंख्या का जो पार्ट है वो उस चीज का बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा रहा है, आनंद उठा रहा है, ठीक है, मजे कर रहा है, और दूसरे समूह के लिए क्या हुआ, उस चीज के लिए पाबंदी लगा दी गई। यही क्या हुआ, सामाजिक बहिष्कार हो गया। ठीक है, समूह से बाहर कर दिया, ठीक है, समुदाय से बाहर कर दिया। ये सभी चीजें क्या होती है, पाबंदी लगा दी गई एक ग्रुप के ऊपर, और एक दूसरे के इसकी चीजों का बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं होता, एकदम से नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि कैसे होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है और समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का ही परिणाम होता है। तो यानी कि कैसे वर्क कर रहा है, तो जो समाज के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं, जो संरचनात्मक रूप है, उसी की तरह ही वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, एकदम से नहीं होता है। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, एक तो आपका चौथा पॉइंट मिलेगा, अनैच्छिक होता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, जिसमें कह सकते हो अपनी इच्छा थोड़ी हो रही है। ठीक है, जिसको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है वो कह रहा है कि खुद थोड़ी कह रहा होगा, क्या कहते हैं कि मुझे आप क्या करो, समाज से बहिष्कृत कर दो, नहीं। तो ये कैसा होता है, अनैच्छिक होता है, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। ठीक है, वो नहीं भी चाहता लेकिन फिर भी उसको समाज से क्या कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है।
सामाजिक भेदभाव को कभी कभी इस गलत तरीके से न्याय संगत ठहराया जाता है कि भविष्य समूह स्वयं भी सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं हो, या फिर उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाता है, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर जाता है कि वो चाहता ही नहीं है कि मैं इस समूह का सदस्य भी रहूं, तो वो खुद ही क्या कर देगा एक टाइम के बाद में, इतना ज्यादा कह सकते हो कि मन मार के बैठ जाएगा, या फिर अपनी इच्छा को बिल्कुल ही ज्यादा क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, कहेगा मेरे को रहना ही नहीं है, इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सामाजिक बहिष्कार काम करता है। फिर बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आता है हमारे को पास में दो चीजें देखने को मिलती है, ये भी इसी का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, जिसको कह सकते हो हमारे पास में एक मिलेगा ट्रांसजेंडर और दूसरा मिलेगा थर्ड जेंडर। हो सकता है कि आप इन दोनों ही शब्दों से वाकिफ हो। ठीक है, ट्रांसजेंडर जिसमें कह सकते हो, वैसे तो हमारे पास में समाज के अंदर दो ही इकाइयां हैं, एक कौन सी है, स्त्री और एक पुरुष। ठीक है, 2 सेकंड रुकना बस। ठीक है ना, एक बार हम अपना पेन का कलर चेंज कर लें, इस पर ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो एक हमें क्या देखने को मिलती है, स्त्री और एक पुरुष। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष ये दो ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हो कि एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था है, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इसको व्यवस्था को चेंज कर रहा हो, लेकिन आज हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि इसमें भी फेरबदल कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला ट्रांसजेंडर। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि अनेक शोध करे गए हैं। ठीक है, ये शोध है। ठीक है, तो अनेक रिसर्च जो करी गई है उसमें क्या हो गया कि इसी चीज को हमारे जो चयन प्रणाली है उसका विभाग बना दिया। हमारे पास में हर चीज के लिए साइंस ने क्या कर दिया, ऑप्शन खोल दिया, चॉइसेस बहुत ज्यादा दे दी। ऐसे ही क्या हुआ, इसी चीज में भी हमें पास में चॉइस आ गई। जैसे पुरुष अनेक चिकित्सीय यंत्रों का प्रयोग करके क्या बन सकते हैं, महिला का रूप दे सकते हैं, यानी कि कोई पुरुष साइंस की हेल्प से क्या बन सकता है, महिला बन सकता है। ऐसे सेम महिला यदि चाहे और अन्य यंत्रों के द्वारा स्वयं को पुरुष का रूप दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें क्या हो रही हैं, वर्क कर रही हैं। इसी दृष्टि से शल्य चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अपनी जेंडर पहचान में इच्छा अनुसार अथवा किसी अन्य कारण से बदलाव किया जा सकता है। जो कहते थे कि इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता, तो देख लो हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष तक बना सकते। इसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी कि जिसने अपने जेंडर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, वो होता है ट्रांसजेंडर। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड जेंडर की। थर्ड जेंडर यानी कि दो जेंडर जिसको हम ज्यादातर मानते चलते, पुरुष और स्त्री। अब इसके अलावा भी तो हमारे पास में समाज में ऐसे थर्ड जेंडर है, तो सामाजिक इकाइयों की वह श्रेणी जो कि ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री। ठीक है, तो अब उसको किस रूप में गिना जाए, बहुत ज्यादा आंदोलन हुए हैं, अपने लिए इन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाकर इनको थर्ड जेंडर का क्या मिला है, दर्जा मिला है। समाज के अंतर्गत वही प्रतिष्ठा जो एक आम नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, वो चीजें इन्होंने जो आज इनको मिल रही है उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो वास्तव में वे लोग आते हैं जो महिला एवं पुरुष की विशेषताओं का मिश्रण है, जिनके अंदर दोनों चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, स्त्री और पुरुष का सम्मिश्रण। ठीक है, तो भारत सहित अनेक देशों में आज हमारे लिए इसके लिए सामाजिक श्रेणी के अंदर क्या कर दिया, इनके लिए भी वही सेम अधिकार जो एक पुरुष को स्त्री को समाज के अंदर है, वही आज थर्ड जेंडर को भी दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी क्या है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है, और इन्हीं को क्या है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा ठीक है ना, हर वो पद जो भारतीय समाज के अंतर्गत उपलब्ध है वही ये भी पद ग्रहण कर सकते। तो समाज के अंदर हमें अपनी जो विचार है उनको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, आज इनके प्रति हमें भी सम्मान की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो इस तरीके से सारे आयाम इनके लिए भी खुले हुए हैं, सेम उन्हीं तरीके से जैसे एक पुरुष और स्त्री के लिए चीजें हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पार्ट 1 है उसमें आज इतना ही, बाकी मैं बात करूंगा इसी चैप्टर की पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद।